हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में CTET कक्षा 6 to 8 पेपर 2 27 दिसंबर 2021 में हुए एग्जाम में सामाजिक अध्ययन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है 31 नंबर जो क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे ही क्वेश्चन को मैंने लिया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित किताबों का सुमेल करें। निम्नलिखित का सुमेल करें। यहाँ पर निम्नलिखित जो दिया हुआ है उसमें आपको सुमेल करना है। एक तरफ के आपको किताब दिया हुआ है और एक तरफ लेखक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो मेघदूत है, मेघदूत को किसने लिखा था? ये कालिदास जी हैं। ठीक है, इस बात पे देखेंगे हर्षचरित्र के बारे में, तो ये हर्षचरित्र आपका बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्टयम आर्यभट्ट ने लिखा था, जबकि सुश्रुत संहिता ये सुश्रुत के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, मिला लेते हैं कौन किसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 4 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर दिख रहा है 1, है ना, 1 ही ऑप्शन दिख रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ए ऑप्शन, 1 ऑप्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, आरंभिक काल में या आरंभिक मानव के पाषाण काल पूरा स्थलों से प्राप्त परमाणुओं के साथ मिलान करें। ठीक है, यहाँ पे आरंभिक है, पूरा स्थल तत्व दिया हुआ है, एक तरफ परमाणु जो मिले हैं वो उधर एक तरफ दिया हुआ है, आपको इधर मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कुरनूल। कुरनूल में क्या देखने को मिला था? कुरनूल में मिला है राख के निशान। क्या मिले हैं? राख के निशान मिले हैं। ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे, और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। भीमबेटका में देखेंगे कि यहाँ पे गुफाएं और कंदराएँ मिले हुए हैं, ये सबसे पुराना भी है ना, और ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस बार फिर हुंसी है, तो हुंसी में आपको देखने को मिलेगा आवास और उद्योग स्थल, तो ये चला जाएगा इसके साथ। और ये पाटन जो है आपका महाराष्ट्र वाला है ना, ये महाराष्ट्र में है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं शुतुरमुर्ग के अंडे, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, पाटन में देखने को मिले हैं शुतुरमुर्ग के अंडे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही मैच हो जाएगा आपका ए का 2 किधर है? ए का 2 किसी भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस को सही सेट नहीं किए गए हैं, तो हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं हम लोगों के साथ क्या क्या जा रहा है। तो सबसे पहला है ए का 2, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 3, जबकि सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका सही मैच है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तीनों जो है वही ऐसे आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ा सा अल्टर सेट कर दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुरनूल में आपको राख के निशान देखने को मिलते हैं, भीमबेटका से गुफाएं और कंदराएँ देखने को मिले हैं, जबकि हुंसी में जो आपका है ये आवास और उद्योग स्थल देखने को मिला है, और जबकि पाटन जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पे देखेंगे कि शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं, ये प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है जो हमने इधर साइड में लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? ऑप्शन है ज्येष्ठाधिकार का नियम, जहां ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। सहस्राधिकार का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। प्रतिस्पर्धा, जहां जो पुत्र विजेता बनकर उभरता वह गद्दी का उत्तराधिकारी होता था। पक्षपात, जहां पसंदीदा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी हो जाता था। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में उलट पुलट के पूछ लेता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका 2 ऑप्शन। ठीक है, अगर मेरा आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आंसर आपको पता होगा। मैंने कई बार बताया कि सहस्राधिकार का नियम, जहाँ उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ज्येष्ठाधिकार कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं, मतलब इसी को सहस्राधिकार कहते हैं। ठीक है, जो उत्तराधिकारी होते थे तो सभी पुत्रों के बीच में जो विभाजन कर दिया जाता वो है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे 2 सही आंसर है। नेक्स्ट है शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? शाहजहानाबाद की जो योजना थी, है ना, जो प्लान था, उस यमुना के उसमें यमुना की क्या भूमिका थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है सबके लिए आवागमन और जल उपलब्ध कराना, राजमहल को ही नदी पर पहुँचकर नियंत्रण देना, अभिजातों को नदी किनारे पहुँचा देना, या फिर किला बंदी और महल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करना।
तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, राजमहल को ही नदी पर पहुँच का नियंत्रण देना, राजमहल को ही नदी पर पहुँच का नियंत्रण देना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ भी सुमेल करना है आपको। ठीक है, एक तरफ आदिवासी समुदाय दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है। कौन सा आदिवासी किस स्थान पर निवास करते हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो वन गुज्जर हैं, ठीक है, वन गुज्जर ये आपको देखने को मिलेगा, ये उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि लामबाड़ी के बारे में बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। जबकि बकरवाल जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे आपका कश्मीर में। ठीक है, ये कश्मीर में देखने को मिलेंगे, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, आप भी कई बार पढ़ चुके हैं वैसे। और बाकी बात करें हम गद्दी के बारे में तो ये गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी आदिवासी समुदाय है जो आपको याद रखने हैं। जो वन गुज्जर है ये उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, लामबाड़ी जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में, जो कि बकरवाल कश्मीर में, और जो गद्दी जनजाति हैं आदिवासी जन समुदाय हैं ये आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें मैच करेंगे तो ए का 4 हो जा रहा है यहाँ पे, तो 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, ए का 4। बाकी यहाँ भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन से उल्टा पल्टा सेट किया गया लगता है, तो हम यहाँ पे सही आंसर लिख देता हूँ मैं। ए का आंसर जो होगा वो होगा आपका 4। ठीक है, जबकि बी का जो सही आंसर है वो है आपका 3, जबकि सी का ऑप्शन है जो होगा सही वो होगा 2, और बात करें हम डी का तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मैच सही नहीं दिख रहा है, बाकी जो सही आंसर है उसका ये आंसर है। नेक्स्ट है कि भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था। केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे। देवता या देवी के समझ समर्पण पर जोर पूरा स्थल था। या फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे ये नहीं होगा, जोर था सिर्फ होगा यहाँ पे, देवता या देवी के समझ समर्पण पर जोर था। ठीक है, जोर था। और फोर्थ ऑप्शन है विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। विकल्प यहाँ दिए हुए हैं, बी डी सही है, बी सी सही है, ए डी सही है, या फिर ए सी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है, कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था, सही है। केवल ब्राह्मण, ऐसा नहीं था कि केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे। और देवता या देवी के समझ समर्पण पर जोर था, ऐसा भी नहीं है। विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। तो ये ए और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए और यहाँ पे डी सही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये यहाँ पे डी गलत होगा, क्योंकि विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था, ऐसा भी नहीं है ना, ये गलत है। बाकी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही है कि देवता और देवी के समझ समर्पण पर जोर था। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। ए और सी यहाँ पे सही है कि कोई भी किसी भी जाति, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति किसी भी भक्ति का अनुसरण कर सकता था, ये सही है। और जबकि देवता या देवी के समझ समर्पण पर जोर था, ये भी सही है। ए और सी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी बी और डी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार लगाएं। सबसे पहला है वाष्प होना चाहिए यहाँ पे, वाष्प ईंधन। ठीक है, वाष्प इंजन का आविष्कार। इसके बाद है भारत में पहली कपास मिल की स्थापना, भारतीय वस्त्रों का पतन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। तो यहाँ से आपको क्रम में लगाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी घटना कब कब हुआ था। तो ये हम अगर देख लेंगे तो आसानी से इसको हम लोग क्रम से लगा सकते हैं, है ना। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार आपको देखने को शायद मिलता है 1764 में। हाँ ठीक है, 1764 में हुआ था ये घटना। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था 1764 में। वाष्प इंजन का आविष्कार तो जानते ही होंगे कब हुआ था, 1769 में। कब हुआ था? 1769 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें भारतीय वस्त्रों का पतन, तो ये 19वीं सदी से ये शुरुआत होती है। एग्जैक्ट डेट तो बता नहीं सकते इसका। भारतीय वस्त्रों का पतन एग्जैक्ट डेट तो होगा नहीं, तो 19वीं सदी में देखेंगे ये
19वीं सदी से ये इसका पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और भारत में पहली कपास मिल की स्थापना, हाँ तो इसका एग्जैक्ट डेट होना चाहिए, तो ये हुआ था 1854 में, ये आपको ही पता होगा। अब इसे क्रम अनुसार लगाना है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें सबसे पहले घटना कौन सी देखने को मिल रहा है। तो सबसे भारतीय वस्त्रों का पतन ये तो सबसे अंतिम में है ना। ये तो भारतीय वस्त्रों का पतन जो हुआ है 19वीं सदी की बात हो रहा है, यानी कि बहुत ये अंतिम दौर की बात है ये, इनसे पहले इससे एक बात की घटना है ये। तो सबसे पहले जो घटना यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये देखने को इसमें जो मिलेगा आपको ये 1764 ये वाला है ना, ये पहला घटना है, ये पहला घटना हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, वाष्प इंजन का आविष्कार। इसके बाद फिर देखेंगे भारत में कपास मिल की स्थापना, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर। और उसके बाद फिर देखेंगे कि भारतीय वस्त्रों का पतन होना शुरू हो जाता है, ये फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला आ जाएगा डी ए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों में है। इसके बाद फिर देखेंगे आपका बी ऑप्शन, बी किस में है, अच्छा ये डी फोर्थ ऑप्शन में है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आई बात समझ में, ध्यान रखेंगे वाष्प इंजन का आविष्कार 1769 में होता है, जबकि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में होता है। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1854 में होता है, जबकि बात करें हम भारतीय वस्त्रों का जो पतन है वो 19वीं सदी में शुरू होता है इसका, है ना। तो यहाँ से देखें जो क्रम है ये DABC होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभिकथन ए, अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। अंग्रेज जो थे वो जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे, ये कथन है, एजम्पशन दिया हुआ है। फिर रीजन में दिया हुआ है कि एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतु लोगों की तुलना में सरल था, है ना। एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतु लोगों की तुलना में सरल था। हाँ, बात तो सही लग रहा है कि जैसे जो व्यक्ति यहाँ से यहाँ घूमते भटक रहा है इधर उधर, है ना, जो व्यक्ति इधर से उधर भटक रहा है और एक व्यक्ति जो एक ही जगह समूहित है, तो इससे नियंत्रण करना आसान होगा, है ना। लेकिन एक व्यक्ति कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ चला जा रहा है, तो इस पर नियंत्रण किया जा सकता है आसानी से? नहीं। तो ये तो कथन सही लग रहा है कि एक जगह बसे किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतु लोगों की तुलना में सरल था, बात तो सही है। लेकिन कई अंग्रेजों के उस जमाने में, क्या उस समय की बात ये उस समय के लिए सही है या नहीं, ये देखना होगा हमें। तो यहाँ पहले देखते हैं कि पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कि अंग्रेज जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे, बात सही है। ठीक है, और क्यों करना चाहते थे ऐसा? अंग्रेज इसलिए ऐसा करना चाह रहे थे ताकि उस पर नियंत्रण रख सके हम, क्योंकि जो घुमंतु लोग थे उन पर तुलना कर उसमें उस पर नियंत्रण रखना थोड़ा आसान नहीं था, है ना। तो उन लोग को ये अंग्रेज चाहते थे कि वो लोग थोड़ा सा बसे, एक जगह वो खेतीहर बने और एक जगह एकत्रित होकर के रहे, क्योंकि घुमंतु लोगों को नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल है ना। तो ये देखेंगे यहाँ पर कि ये भी सही है और बी भी सही है, और देखेंगे कि जो बी है वो ए की उचित व्याख्या भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? सवाल है, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? 1829, 1835, 1854, 1929। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों का जो शादी का जो उम्र था, ठीक है, लड़कियों का जो शादी का उम्र था वो 14 वर्ष किया गया था, और लड़कों के लिए 18 वर्ष किया गया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल ये रखा गया था। ठीक है, ये घटना है 1929 के। कब का है ये? 1929 अधिनियम जो आया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो आया था ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ठीक है, उसी में ये चीज़ कहा गया था। ठीक है, अगर आप पूछते कौन सा अधिनियम है, तो ये 1929 में जो आया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 1929 में आया था। और लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल उम्र तय किया गया था शादी के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये 1929 की घटना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सदशोधक समाज खालिस्तान है द्वारा स्थापित किया गया था। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन मतलब कि ये भी सीटेट के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। देख रहे हैं कब से, लगभग 10 सालों से एक किसी न किसी एग्जाम में एक दिन छोड़ कर एक बार छोड़ कर पूछ ही लेता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सदशोधक समाज जो है ये आपका जो स्थापना हुआ था किसके द्वारा हुआ था?
ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था तो आपको पता होगा, 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को हमारे ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो सत्यशोधक समाज का जो उद्देश्य था ना, वो ये था कि निचली पिछड़ी जातियों को लोगों उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना था। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है इधर, औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन खालिस्तान का साधन बना। औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन खालिस्तान का साधन बना। क्या ऑप्शन में है जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता उन्मूलन, है ना, जो भी हम लोग देखते हैं जो हमारा जो आर्टिकल्स है 17 है ना, उसमें देखते हैं अस्पृश्यता, ये इसमें अवैध है ये। और बाकी दूसरा जो है, सभी के लिए बिना जाति भेदभाव मंदिरों को प्रवेश हेतु खोलने, जाति प्रथा को चुनौतियाँ समाज में समानता लाने, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है ये है, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने के लिए ये जो है अपने काल में देखेंगे कि मंदिर प्रवेश आंदोलन का जो साधन बना था, ये इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब देखेंगे कि 1927 के आसपास में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, है ना। 1927 में अंबेडकर जी ने मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उनके महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया। जब दलितों ने मंदिर की टंकी से पानी का इस्तेमाल किया तो ब्राह्मण पुजारी नाराज हो गए थे। उन्होंने 1927 से 1935 के बीच में देखेंगे कि मंदिर प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलनों का नेतृत्व भी किए थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, उनका उद्देश्य था समाज के भीतर सभी को जातिगत प्रभाव से मुक्ति दिलाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उनका उद्देश्य क्या था कि समाज के भीतर सभी जातियों को पूर्वाग्रहों से मुक्ति दिलाना। इस विषय में अब इसके बीच में आपका राय हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या राय है, क्या ये सही था या गलत है? क्या सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए था? मंदिरों में प्रवेश करना क्या किसी खास एक जाति को ही मिलना चाहिए कि सभी जातियों को मिलना चाहिए? क्या धर्म सभी के लिए बराबर होना चाहिए कि किसी के लिए धर्म बड़ा किसी के लिए छोटा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर आप भीमराव अम्बेडकर होते तो आप क्या करते? आपका कमेंट बॉक्स खुला है, भर दीजिए अपना राय, क्या चाहते, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है, किसने कहा था बताइए? ये थे हमारे प्यारे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, और इन्हें हम लोग इसका उपनाम दिया गया था। क्या दिया गया था? लोकमान्य। क्या दिया गया था? लोकमान्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी का एक उपनाम है। ठीक है, इसका अर्थ होता है क्या है? लोकमान्य का क्या अर्थ होता है? लोकमान्य का अर्थ होता है लोगों द्वारा एक नेता के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, कहीं पूछ लिया जाएगा यदि आपसे एग्जाम में कि लोकमान्य का मतलब क्या होता है, तो बताइएगा इसका आंसर लोगों द्वारा एक नेता के रूप में स्वीकार किया गया, इसका अर्थ होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये लोकमान्य किसको दिया गया था? तो ये उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प का आपको चुनना है। ऑप्शन है, यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था, सरकार विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए बना था, यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था, भारतीयों ने इल्बर्ट बिल का विरोध नहीं किया। क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इल्बर्ट बिल है ये किनके द्वारा लाया गया था? ये बिल 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। ध्यान रखेंगे, ये बिल 1843 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड रिपन, इनके द्वारा। आप सिर्फ रिपन कहें, लॉर्ड कहने की ज़रूरत नहीं है। रिपन कहें, इन लोग खुद अपने आप को क्या समझते थे? लॉर्ड समझते थे, लेकिन लॉर्ड थे नहीं। ठीक है, सिर्फ हम लोग याद रखेंगे रिपन। रिपन जो थे, है ना, ये रिपन क्या थे? रिपन ने ही इस इल्बर्ट बिल को लेकर के आए थे। कब? 1883 होगा, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये 1843 गलती से लिखा गया है, 1883 है ना, 1883 में था ये इल्बर्ट बिल जो है 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया था। ये ध्यान रखना है। और इसमें देखेंगे कि अंग्रेजों की जो नस्लभेदी जो मनोवृत्ति है ना, उसको दर्शा रहा था। यानी भारतीय जो थे और अंग्रेज जो थे उनके बीच में ये नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा फिर। ठीक है ना,
तो ये सही होगा इसका सही आंसर। यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था हिल्बर्ट। ठीक है, तो ये जो 1883 में आया था, लॉर्ड रिपन ने इसको पारित किया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के विचार पर बनाई गई थी। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के विचार पर बनाई गई थी। ऑप्शन है अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों से अलग थलग रहना जिससे प्रतिरोधों से बचा जा सके और राष्ट्रीय हितों को बचाव के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन में है कि अमेरिका और सोवियत संघ के साथ तटस्थ रहने के का जिससे दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को जारी रखा जा सके, या फिर है अमेरिका और सोवियत संघ से प्रतिस्पर्धा के लिए नए स्वतंत्र देशों को मिलाकर शक्ति केंद्र तीसरा मोर्चा बनाने के लिए, या फिर मानवीय अस्तित्व को लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए ये विदेश नीति विचार पर बनाई गई थी। ध्यान रखना है, एक गुट निरपेक्षता की विदेश नीति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 डिग्री कोई दिक्कत नहीं, कर्क रेखा से गुजरती है ना, ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है 8 राज्यों से होकर के। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक रिव्यू ले लीजिए छोटा सा, जैसे कि गुजरात, इसके बाद फिर देखेंगे राजस्थान। बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको देख के ही आंसर पता चल जाए, रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है ना। मध्य प्रदेश आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड के रांची से जो ये पार करती हैं झारखंड। इसके बाद है पश्चिम बंगाल, ठीक है, और त्रिपुरा। इसके बाद फिर है मिजोरम। कितने राज्य हो गए जरा देखिए? 8 राज्य हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पश्चिम में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात से प्रवेश करती हैं। और किस राज्य से होकर के निकल जाती हैं, तो मिजोरम। और यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन दे देता है आपका क्या? मणिपुर। यहीं पे आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, मनी मिलेगा तभी तो आप मिजोरम में जाकर के एंजॉय करेंगे, मज़ा लेंगे ना। तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर में है मणिपुर, ठीक है, उससे नीचे है मिजोरम, और वहीं से ये निकल जाती हैं। तो जहाँ पे मतलब कि प्रवेश करती हैं वो गुजरात राज्य है, और जहाँ से बाहर निकल जाती हैं जिस राज्य से होकर के वो है मिजोरम। ध्यान रखेंगे, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं और बनेंगे भी आगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे महाराष्ट्र तो नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका है, मध्य प्रदेश ही सही होगा, उत्तर प्रदेश तो है नहीं, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं किसी को? आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन राज्य से गुजरती है। यहाँ भी ऑप्शन में बहुत सारे राज्य देखने को मिल जाएंगे। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए में है पृथ्वी 365 दिन में 4 यहाँ पे मिनट होना चाहिए में सूर्य का चक्कर लगाती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था, थोड़ा सा रुकिएगा। पृथ्वी 365 बाई यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 दिन में, ये हटा दीजिए इसको यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी 365 यहाँ पे 1/4 दिन में आने की 365 पूर्णांक 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप सही हुआ। नेक्स्ट है, हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों का इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि 1/4 क्या होता है? 24 घंटे का 1/4 कितना होता है? 6 घंटे निकलेगा ना। तो उसको हम लोग अपने सुविधा के लिए उसको नहीं जोड़ते हैं। और प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन का होता है। तो प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन के बदले कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है, ये कह रहा है आपका। तो ये तो सी ऑप्शन तो खैर कोई भी होगा बंदा जो ये कहेगा कि सही है ना। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 नहीं, 28 के बदले हम लोग 29 लेते हैं ना। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये इसमें भी गलती आप करेंगे तो बहुत दिक्कत है, तो ये गलत है यहाँ पे। जबकि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है पृथ्वी 365 पूर्णांक 1/4 दिन में उसमें सूर्य का चक्कर लगाती है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे
365 दिन हम लोग लेते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं उसमें से 6 घंटे को छोड़ देते हैं और हर चौथे वर्ष में फरवरी जो है वो 28 की जगह पर 29 दिन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं और ये सुविधा के लिए इसमें 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं, ये भी सही है। जबकि यहाँ पे देखेंगे ये वाला तो ऑप्शन गलत ही है, तो यहाँ पर ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 46 का पहला आंसर सही, जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प का चुनाव करना है आपको। पहला दिया हुआ है घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। बी ऑप्शन में है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वनस्पति के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, बात सही है। और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, ये भी तो सही है। ठीक है ना, पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। बी में है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। वनस्पति की जो वृद्धि होता है वो टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है उस पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है ना। और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ये भी बात सही है यहाँ पे। तो तीनों का कथन सही दिख रहा है, तो चले जाएंगे हम लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है सही कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन में ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद बता सकते हैं कि क्या ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है ना। नेक्स्ट है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, थर्ड में है ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है उस बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में, हाँ ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, गलत है ना। ठीक है, सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78%। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन है 21%। तो बताइए ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन है ना, पहले गलत हो गया। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं, बिल्कुल सही है ना। हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बदले में छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये मात्रा समान बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए हम लोग को। ठीक है ना, तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है और पूछा है सही कथन कौन सा है, तो ये कथन सही हो जाएगा यहाँ पे। बाकी हम बात करें बाकी ऑप्शनों के बारे में, तो ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, नहीं, ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चल सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, ये भी बात नहीं है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से आपका तापमान बढ़ सकता है, बट ऑक्सीजन के बढ़ने से नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है दो वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। सवाल है दो वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। बी ऑप्शन में है वायु उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती हैं तो हवा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब बताना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन में कि लिखा है कि दो वायुदाब क्षेत्रों में दाब जितना अधिक हो अंतर होगा हवा की तीव्रता उतना ही अधिक होगी, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, वायुदाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा, है ना, यानी कहने मतलब ये कह रहा है कि एक तरफ उच्च दाब होना चाहिए, एक तरफ निम्न दाब होना चाहिए। इसमें जितना अंतर होगा, जितना डिफरेंस होगा, वो हवा की तीव्रता उतना ही तेज होगी। जैसे कहने मतलब है कि यहाँ भी समान टेम्परेचर है, यहाँ भी समान टेम्परेचर है, यहाँ भी समान टेम्परेचर है, तो क्या लगता है हवा से कभी इधर उधर ज़्यादा तेज गति से बहेगी, नहीं बहेगी। हमेशा देखेंगे कि जो हवाएं जो गति हैं वो बहती हैं कैसे, जैसे कि एक तरफ नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, एक तरफ थोड़ा सा हाई होना चाहिए, एक तरफ लो टेम्परेचर बनना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात तो सही है
इसके बाद फिर देखेंगे बी ऑप्शन जो है वायु दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती हैं, है ना, तो इसका मतलब है क्या कह रहा है कि जो वायु दाब है हाई प्रेशर से किधर जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो ये हवा उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों कथन सही है और बी जो है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की टिकटों जैसे बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। नीचे दिए गए तथ्यों पर कक्षा के संदर्भ में विचार करें और सही कथन का ऑप्शन कुछ चुनना होगा। तो ये आगे आपका पैडागोगी, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं। नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? उसका प्रवास कहते हैं, अप्रवास कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं या ऋतु प्रवास कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप यहाँ पे देखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है ना, हम लोग किस लिए प्रवास कर जा रहे हैं, क्योंकि मौसम की वजह से, मौसम मतलब ऋतु की वजह से कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतु प्रवास। ठीक है, चारागाहों की खोज में हम लोग मौसम के हिसाब से आवागमन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऋतु प्रवास। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? सवाल है, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? प्राकृतिक आपदा, पानी की कमी, जीवन यापन का बेहतर स्तर, शिक्षा। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि प्राकृतिक आपदा की वजह से आप हो सकता है कि प्रवास कर जाएं, है ना, और दूसरा पानी की कमी की वजह से आप प्रवास कर सकते हैं। जीवन यापन का बेहतर स्तर ये जरूरी नहीं है और शिक्षा ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि जो प्राकृतिक आपदा और पानी की जो कमी है, ये दो मुख्य रूप हैं जहाँ से आप लोग प्रवास कर सकते हैं। तो ये और भी यहाँ पे कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है आपको। कथन ये दिया गया, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। बिल्कुल बात सही है, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर कृषि से संबंधित है या अगर प्राथमिक तौर पर काम किया जा रहा है, जैसे कि खनन का काम हो रहा है, तो वो सभी जो है वो प्राथमिक में कार्य में आएगा। और उसी चीज़ को अगर हम ले जा करके फैक्ट्री में इस्तेमाल करके कुछ नया चीज़ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो चला जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। और बात करें उसी चीज़ को ले चल मार्केट में बेच रहे होते हैं, तो जो सर्विस दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, जैसे भी ऑनलाइन पढ़ाना, ठीक है, जैसे बैंकिंग में सेवा देना, रेल परिवहन, बस परिवहन जो है, हवाई जहाज परिवहन है, ये सभी जितने हैं सब देखेंगे आप किस सर्विस में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वहाँ पे जो तृतीय क्षेत्र होगा वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। जहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है वहाँ पे समझना है कि क्या है, वो तृतीय क्षेत्र का बात हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बी में ऑप्शन में कि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। तो क्या लगता है आपको सही होना चाहिए ये चीज़? फसलों का फसल है, फल है, सब्जी है, फूलों को उगाना है, पशुधन पालन है, तो पशुधन पालन भी क्या आता है? प्राथमिक गतिविधि में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है? ऐसा माना जाता है कि जो सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे। कौन सा राज्य में आए थे? किसी को याद है क्या? हाँ सही है। कहाँ आए थे? ये आए थे केरल में। कहाँ पर आए थे? केरल में आए थे, है ना। केरल में आए थे, जो कालीकट है ना, तो वो जगह पर वास्को डी गामा साहब जी जो आए थे। ठीक है, 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति थे, है ना, मतलब ये वास्को डी गामा साहब थे, वो पहली बार देखेंगे कि भारत खोज करते हुए यहाँ पहुँचते हैं कालीकट 1498 में। ठीक है, जहाज़ से उतरे थे कहाँ पे? कालीकट में उतरे थे, केरल में। लेकिन अगर देखा जाए कि ईसा मसीह के प्रेरित जो व्यक्ति थे सेंट थॉमस लगभग जो 2000 साल पहले जो भारत आए थे, वो आए थे केरल में आए थे। कहाँ? वो भी कहाँ आए थे? केरल में आए थे। और माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म को लेकर के जो भी है वो उनको श्रेय दिया जाता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल। ठीक है, केरल यहाँ पे सही आंसर है। ये इसको थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सुधार देते हैं। ये 1 है, ये मान लेते हैं 2 है, ये 3 हो जाएगा, इधर ये 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें।
विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करना है। ऑप्शन ए है विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है। भारत की विविधता में एक एकता है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। और डी ऑप्शन में है कि भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। तो ये बताना है विविधता के बारे में, ठीक है। तो विविधता के बारे में पूछा जाए तो ये जो लिखा है ऑप्शन में 1 कि विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है, बिल्कुल सही है ना। विविधता में ही एकता है ना भारत की, तो ये तो बिल्कुल सही है। भारत की विविधता में ही एकता है, बात सही है। वही चीज़ को बोला गया यहाँ फिर घुमा करके थोड़ा। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। विविधता जो है भेदभाव का एक स्रोत भी हो सकता है ना। जैसे हमारे यहाँ हमारा धर्म में कुछ है, आपके धर्म में कुछ है, हमारे यहाँ पर हमारा धर्म कुछ कहता है, आपका धर्म कुछ कहता है, तो हो सकता है थोड़ा सा विविधता में भी थोड़ा सा भेदभाव हो जाए, तो ये बात भी सही है। और भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं। मोटा मोटी अब सिंपल सा पूछा जा रहा है कि आप राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, क्या कर सकते हैं वो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं, ये तो 110% बात गलत हो गई, है ना। दूसरा है लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, बहुमत है ना। सी ऑप्शन में क्या है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर दोनों सदनों द्वारा पारित जो विधेयक है उस अगर चाहे तो राष्ट्रपति कह सकती है कि इस पर फिर से पुनर्विचार आप लोग करें, ठीक है। ये कह सकती है सरकार, राष्ट्रपति। 4th ऑप्शन में है वह अपनी पसंद के नेताओं को मंत्रिपरिषद में मनोनीत कर सकते हैं, तो ये भी बात गलत है, ठीक है। वह अपनी पसंद के नेताओं को मंत्रिपरिषद में मनोनीत नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका 3rd ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही है वो ये है, इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के विरोधी आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो 1870 का जो राजद्रोह अधिनियम आया था इसमें यह कहा गया था कि इस अधिनियम द्वारा ये सुनिश्चित किया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था या किया जा सकता है, ठीक है। उस समय की ये बातें थी। और आज का अंतिम प्रश्न है गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। गैर कृषि जो कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिएगा टोकरी बनाना, धान रोपण, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सभी प्राथमिक कार्य में ही आएंगे, ठीक है, यानी कि ये कृषि से संबंधित है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, धान रोपण कर रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं, तो इसमें क्या है प्राथमिक कार्य में ही आएगा, गैर कृषि कार्य का ये सही रूप है, ठीक है। इसके बाद है मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई करना, टोकरी बनाना, ये भी वही हो गया, ठीक है। ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और निराई करना, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ लिखा है मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई और ईंट बनाना, तो ये सभी यहाँ पे देखेंगे कि ये गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई और ईंट बनाना, यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे 4th ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना, बुनाई और ईंट बनाना, ठीक है। तो ये थे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें सोशल साइंस से एसएसटी में, उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।